नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन कराऊंगी। आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा। बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इस पाठ में हरिशंकर परसाई यातायात व्यवस्था के ऊपर, यातायात की दुर्व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। वह बता रहे हैं इस पाठ में कि लेखक अपने 4 मित्रों के साथ कहीं पहुंचना चाहते हैं और वह एक ऐसी बस में चढ़ जाते हैं जो खराब है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। कुछ समझदार व्यक्ति उन्हें मना करते हैं, परंतु वह नहीं मानते और उस बस में चले जाते हैं। उसके बाद वह सिर्फ अपने गंतव्य स्थान तक का इंतज़ार ही करते रहते हैं और पाठ के अंत तक भी वह अपना गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते। यही बात इस पाठ में बताई गई है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लेखक अपने मित्रों के साथ कहीं अपने घर पहुंचना चाहते हैं और उन्हें समय सीमा भी तय कर ली है कि हम कल सुबह तक सारी यात्रा करते हुए पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। समझदार लोगों ने उन्हें मना भी किया, परंतु उन्होंने उल्टा ही प्रश्न उनसे पूछा कि यहाँ क्या डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस ही डाकिन है, अर्थात ये बस ही आपको समय पर नहीं पहुँचाएगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बस को देखा तो लेखक को बहुत श्रद्धा उमड़ी, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी लग रही थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। बहुत पुरानी थी, बहुत सारे उसके पर निशान लगे हुए थे। लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार थे जो उस कंपनी में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? उन्होंने एक बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा और उसने उन्हें गलत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, बस बिल्कुल सही स्थिति में है और बस चलेगी। और उसकी बात पर विश्वास करके ही लेखक और उनके मित्र उस बस में बैठ गए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, अर्थात जो व्यक्ति उन्हें छोड़ने आए थे वो बहुत हैरानी से उन्हें देख रहे थे कि वह ऐसी बस में क्यों बैठ के जा रहे हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति में है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। उनको लग रहा था वह बस स्टार्ट नहीं होगी, पर हाँ, वह बस स्टार्ट हो गई। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हों। सबको ऐसा लग रहा था कि सब इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन जब चल रहा था तो उसकी आवाज़ और उसकी हिलने से लग रहा था कि इंजन सीट के नीचे ही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। सब उसकी बस की स्थिति को देखकर यह अंदाज़ा लगा रहे थे कि यह बहुत पुरानी बस है, तो गांधी जी के समय की बस रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, अर्थात बस में कुछ भी सही नहीं था। पूरी बस हिल रही थी।
बस के कांच भी कुछ टूटे हुए थे, बस की सीट भी सही नहीं थी। बैठने वालों को ऐसा लग रहा था कि वह सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। इतना ही नहीं, एकदम से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अभी तक तो बस की जर्जर हालत देखकर ही वह परेशान थे, परंतु अब बस रुक गई और पता चला कि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। अब ड्राइवर ने उसका पेट्रोल निकाल लिया और अपने बगल में रख दिया और उसमें नली डालकर इंजन में भेजने लगा। जिस तरह अब पेट्रोल जाता था उसे ना भेजकर ड्राइवर ने एक नली के सहारे पेट्रोल इंजन में भेजना शुरू किया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, क्योंकि उन्हीं ने बस की तारीफ की थी और इसीलिए लग रहा था कि अब बस कैसे चलेगी, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो इस तरह कवि ने यहाँ व्यंग्य किया कि ऐसा लग रहा था कुछ टाइम बाद वो इंजन को अपनी गोद में बिठा लेंगे और जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसी प्रकार उसमें पेट्रोल पिलाया जाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, बहुत ही धीरे चलने लगी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बस की रफ्तार अब बहुत धीरे हो गई थी और अब उसके किसी भी हिस्से पर लेखक को कोई भरोसा नहीं रह गया था। वो कह रहे थे प्रकृति का दृश्य तो बहुत सुंदर था, चारों तरफ हरे हरे बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन अब उन्हें हर पेड़ अपना दुश्मन ही नजर आ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। सबको डर लग रहा था कि क्या वह सही सलामत अपने घर पहुंच पाएंगे इस बस में। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। इस बार वह रुक गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। वे अभी भी उस बस की तारीफ कर रहे थे। यहाँ बताया जा रहा है कि यातायात व्यवस्था चाहे कितनी ही गलत हो, चाहे कितनी ही जर्जर हो, परंतु उसके जो कंपनी वाले हैं, जो हिस्सेदार हैं, वे फिर भी उसकी तारीफ करते ही रहेंगे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। उसे देखकर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। सबको यह डर लग रहा था कि क्या यह बस चलेगी या यहीं पर अपने प्राण त्याग देगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। अब वह और धीरे हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब धीरे धीरे उसकी लाइट भी डिम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आगे आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, क्योंकि रोशनी कम थी और उसकी लाइट नहीं जल रही थी, बहुत धीरे जल रही थी। इसलिए सामने से कोई भी गाड़ी आती तो बस साइड में खड़ी करनी पड़ती थी और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब पुलिया के ऊपर गए तो टायर की आवाज आई फिस, अर्थात टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि अब और कितना होना बाकी है। लेखक यहाँ परेशान है, परंतु व्यंग्यात्मक भाषा में कह रहे हैं कि श्रद्धा भाव से देखा, अर्थात देखा कि तुमने तो कहा था यह चलेगी और बस तो चल ही नहीं रही। बार बार इसमें समस्याएं आती जा रही है। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि वह एक बस की दुर्व्यवस्था देखकर, उसकी बुरी स्थिति देखकर भी उसका इतना साथ दे रहे थे। तो लेखक को लगा जब उनमें इतना त्याग, इतने बलिदान की भावना है तो उन्हें नेता ही होना चाहिए।
अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते, कहते वह आदमी आ रहा है, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। इस बार भी उसने नया टायर नहीं लगाया, एक घिसा टायर लगाया, बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक को यह लगने लगा कि अब वह समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब उन्हें लग रहा था कि इस बस में रहे तो वो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अब लेखक को लग रहा था वह कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और उनका संपूर्ण जीवन इसी बस के अंदर जाएगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। वह इतने समय तक इतना परेशान हो रहे थे कि अंत में अब उनकी चिंता, बेताबी सब खत्म हो गई। अब वह भगवान के भरोसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब उन्होंने चिंता करनी छोड़ दी और यह सोच लिया कि ठीक है, जब पहुँचेंगे तब पहुँच जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सटीक व्यंग्य किया है उन व्यक्तियों के ऊपर जो गलत स्थिति में होने के बाद भी यातायात की तारीफ करते हैं, यातायात के साधनों की तारीफ करते हैं और उनका पक्ष लेते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें गलत चीज़ को गलत कहना चाहिए और सही चीज़ को सही कहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।